और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइला के श्वसन तंत्र की। पाइला का श्वसन तंत्र है वह दो प्रकार से श्वसन करता है। एक इसका ब्रैंकियल चैम्बर में, दूसरा पल्मोनरी चैम्बर के। ब्रैंकियल चैम्बर के अंतर्गत टीनिडियम या कंकत क्लोम होते हैं, कंघी के समान अंग, जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा है इसका पल्मोनरी चैम्बर, जिसमें अंदर आपको थैले जैसी संरचना दिखाई दे रही है। जलीय एवं वायवीय दोनों प्रकार के श्वसन के लिए अडेप्टेबल होता है, अनुकूलित होता है, और दोनों प्रकार की श्वसन क्रिया को ठीक ठाक संचालित करने के लिए इसमें जलीय श्वसन हेतु एक क्लोम गिल या कंकत क्लोम टीनिडियम, और वायवीय श्वसन हेतु एक फुफ्फुस कोश या पल्मोनरी सैक या फुफ्फुस लंग्स होता है। बाईं तथा दाईं कंदरा पालियों न्यूकल लोब सहायक संरचना की भांति कार्य करती है। अब हम बात करते हैं इसके श्वसन अंग। नंबर 1, कंकत क्लोम या टीनिडियम। हमने इसके पैलियल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत पढ़ा था कि पैलियल कॉम्प्लेक्स जैसे ये संरचना मैंने पहले बताई थी पिछले वीडियो में। ये इसका पैलियल कॉम्प्लेक्स है। ये दायां भाग है, दाईं कंदरापाली, और इस दाईं कंदरापाली में आप ये संरचना देख रहे हैं। ये इसके संपूर्ण भाग में टीनिडियम लटकी हुई है, जिसमें कि बहुत सारे पत्ती के समान लीफलेस टाइप संरचनाएं पाई जाती है। और दूसरा भाग है इसका ये पल्मोनरी सैक, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सैक दिख रहा है, और ये पल्मोनरी चैम्बर दिख रहा है जो वायवीय श्वसन के लिए है, और टीनिडियम वाला भाग जलीय श्वसन के लिए है। अब हम बात कर रहे हैं इसके कंकत क्लोम की, टीनिडियम भाग की। आपको यहाँ पर ये एक एक्सिस दिखाई दे रही है, अक्ष दिखाई दे रही है, और इस अक्ष पर ये इस प्रकार से पत्ती के समान संरचनाएं हैं। ये टीनिडियल लैमेली है। जो एक्सिस से आपको ये दिख रही है, इसको टीनिडियल एक्सिस कहते हैं। इसमें दो प्रकार की वेन्स है, एफरेंट ब्लड वेसल्स, अपवाही रुधिर वाहिका, और दूसरी है अभिवाही इफरेंट ब्लड वेसल्स, अभिवाही रुधिर वाहिका। अब अपवाही और अभिवाही रुधिर वाहिका किस प्रकार से कार्य करती है? इसमें यह कंघी के समान एक कंकताकार मोनोपेक्टिनेट क्लोम गिल्स है, जो क्लोम कक्ष में दाहिनी ओर पृष्ठ पार्श्व भित्ति से लटका पाया जाता है। इसकी संरचना में एक लंबी अक्ष होती है जो कंकत क्लोम कहलाती है और प्रवार भित्ति से जुड़ी रहती है। इस अक्ष में एक अभिवाही एफरेंट और एक अपवाही इफरेंट रुधिर वाहिका होती है। अभिवाही रुधिर वाहिका क्लोम में अनाक्षीकृत रुधिर लाती है, और अपवाही वाहिका आक्षीकृत रुधिर को क्लोम से हृदय में ले जाती है। इस अक्ष पर चपटी एवं त्रिभुजाकार पर्णकों की लंबी श्रेणी होती है, जिन्हें पटलिकाएं या लैमेली कहते हैं। प्रत्येक पटलिका अपने चौड़े आधार द्वारा कंकत क्लोम के अक्ष से जुड़ी और क्लोम कक्ष में लटकी रहती है। इसके दोनों स्वतंत्र तट असमान होते हैं। अपेक्षाकृत छोटे तट में अभिवाही वाहिका से रुधिर प्रवेश करता है, अतः यह अभिवाही तट या एफरेंट साइड है, और दूसरे तट को अपवाही तट या इफरेंट साइड कहते हैं, क्योंकि इससे रुधिर अपवाही वाहिका में जाता है। इसके अतिरिक्त सभी पटलिकाएं समान परिमाण की नहीं होती है। मध्यवर्ती पटलिकाएं या बीच में है, या मध्यवर्ती पटलिकाएं बड़ी है और किनारे की पटलिकाएं छोटी है। प्रत्येक पटलिका के अग्र तथा पश्च तलों पर अनुप्रस्थ काट या प्लीट्स होते हैं। अनुप्रस्थ कटक या प्लीट्स होते हैं, जिनमें रुधिर वाहिकाओं की ये बेशाखाएं होती हैं, जिनमें होकर रुधिर अभिवाही वाहिका से अपवाही वाहिका में जाता है। अब यहाँ पर संरचना देख रहे हैं, तो एफरेंट ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड आया, अनाक्षीकृत रुधिर आया, और इनमें प्रत्येक के अंतर्गत ये ब्लड बह रहा है। फिर ये ब्लड यहाँ से इस तरीके से गति करता है, और
आपको यहाँ दिख रहा है एफरेंट ब्लड वेसल से ब्लड आया और इस तरीके से इफरेंट ब्लड वेसल से कलेक्ट होके हार्ट को चला गया। इस दौरान ये संपूर्ण लंबाई जो है इसकी लीफलेट टाइप स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम ने क्या बताया था, लैमिली पटलिकाएं, पर्णकी, त्रिभुजाकार पर्णकी या पटलिका या लैमिली कहते हैं। इन लैमिली की संपूर्ण सतह पर पानी गुजरता है, तो उस दौरान अनाक्सीकृत रुधिर आक्सीकृत हो जाता है। विसरण विधि के द्वारा इनकी पतली जो झिल्ली है या उपकला कोशिकाएं हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है। और इस प्रकार इफरेंट ब्रैंकियल जो वेसल्स है, इफरेंट ब्लड वेसल्स है, उसके द्वारा ब्लड हार्ट को चला जाता है। अब आप यहाँ पर एक पटलिका की संरचना अनुप्रस्थ काट को देख रहे हैं कि एक पटलिका में किस प्रकार से ये लेयर है, सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स है, ये नॉन सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स है, इसके बीच में जगह है और बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, बेसल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है जिनसे जुड़ रहती है और मसल फाइबर है और पेलियल एपिथेलियम सेल्स है। तो टीनिडियल एक्सिस प्लस मेंटल का भाग है ये, और इसके अंदर इफरेंट और एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स का जाल होता है, जिनसे होके इसके ऊपर होके जब गुजरता है पानी क्रॉस होके, तो उसमें से ऑक्सीजन ले ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कंकत क्लोम में बाईं ओर की पार्श्व प्लूरल तथा अधिआंत्र सुपराइंटेस्टाइनल गुच्छकाम तंत्रिकाएं फैली रहती है, और इस प्रकार की तंत्रिका आपूर्ति से ज्ञात होता है कि ये वास्तव में बाईं ओर का अंग है, जो परिवर्धन में ऐठन के अंतर्गत दाईं ओर आ गया। अब औतकी रूप से पटलिका की रचना में उपकला का दोहरा स्तर है, जिसमें बीच में एक सक्रिय गुहा होती है और प्रत्येक उपकला स्तर में अपक्षमाभी स्तंभी कोशिकाएं और पक्षमाभी स्तंभी कोशिकाएं बताई हैं। पक्षमाभी स्तंभी कोशिकाएं ऊपर की तरफ थी, अपक्षमाभी स्तंभी कोशिकाएं नीचे की तरफ थी। ग्रंथिल कोशिकाएं भी होती है। इन स्तरों के आधार पर संयोजी ऊतक होते हैं और तिरछी पेशियों के तंतु होते हैं। इनके नीचे प्रवार उपकला पेलियल एपिथेलियम स्थित होती है। फुफ्फुस कोश, यह थैले के समान संरचना है जिसका विकास प्रवार भित्ति से होता है, और यह प्रवार गुहिका से फुफ्फुस कक्ष में लटका रहता है और उसी में एक बड़े तिरछे फुफ्फुस छिद्र द्वारा खुलता है। फुफ्फुस कक्ष के पृष्ठभाग की भित्ति वर्णक युक्त और अधर भाग की क्रीमी सफेद होती है। ये भित्तियां पेशी युक्त एवं अत्यंत संवेदनीय होती है, जिनमें रुधिर अवकाश पाए जाते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये चैम्बर है, ये बाईं कंदरापाली है और ये दाईं कंदरापाली है। इधर बाईं कंदरापाली से पानी एंटर करता है और दाईं कंदरापाली में प्रवेश करने के पश्चात बाहर निकल जाता है। तो आपको यहाँ संरचना दिखाई दे रही है, ये हेड कॉम्प्लेक्स है इसका, और लेफ्ट न्यूकल लोब है और ये राइट न्यूकल लोब है। ये बीच में पट है इसका, जिससे ये दोनों विभाजित है। ये पल्मोनरी चैम्बर है और ये ऑस्फ्रेडियम में जलैक्षिका है। तो बाईं कंदरापालिका में वाटर यानी पानी इन करंट प्रवाहित होता है और उसके पश्चात दाईं कंदरापाली में प्रवेश करता है, जहाँ पर टीनिडियम के ऊपर होकर ये गुजरता है, और उस दौरान इसमें से ऑक्सीजन ले ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है और पानी दाईं कंदरापाली की बाहर निकल जाता है। वाटर एक्स करंट दिखाई दे रही है। तो कंदरापालियाँ ये प्रवार की अत्यंत संकुचित रचनाएं होती है, जो सिर के दाएं बाएं एक एक स्तर होती है। दोनों कंदरापाली जलधारा को प्रवार गुहिका में अंदर लेने और बाहर निकालने हेतु क्रमशः प्रवेश एवं निकास के लिए नलियों का निर्माण करती है। श्वसन की कार्य की, अब मैं जैसे अभी आपको बता चुका हूँ कि श्वसन की कार्य की किस प्रकार से होती है। जलीय श्वसन की कार्य की है, तो मैं आपको अभी बताया था कि बाईं कंदरापाली से पानी अंदर प्रवेश करता है और जलैक्षिका के पास से होकर गुजरता हुआ पल्मोनरी चैम्बर से निकलते हुए दाईं कंदरापाली या राइट न्यूकल लोब है उसमें पहुंच जाता है और
टीडियम के ऊपर होकर गुजरते हुए बाहर निकल जाता है। जब घोंघा जल के अंदर तली पर जल के मध्य में तैरता या लटका हुआ या जल के अंदर उगे पौधे से चिपका होता है, तब जलीय श्वसन होता है और जलीय श्वसन के समय वह पूर्ण रूपेण प्रसारित हो जाता है। सिर एवं पाद पूर्ण रूप से फैले होते हैं और दोनों कंदरापालियाँ नली के समान संरचनाएं बनाती है। बाईं पाली की नली द्वारा जल अंदर की ओर प्रवेश करता है और यह जलधारा जलेक्षिका के नीचे से यानी ऑस्फ्रिडियम के नीचे से बहकर एपिटीनिया के ऊपर से पार करके फुफ्फुस कक्ष के पश्च भाग में पहुंचती है, वहां से क्लोम कक्ष में प्रवेश करती है। इसके पश्चात कंकत क्लोम की संपूर्ण लंबाई से गुजरती हुई दाहिनी कंदरापाली में निकल जाती है और इस जलधारा को सतत बनाए रखने में दो क्रियाएं होती है। सिर के बारी बारी से बाहर निकलने एवं अंदर सिकुड़ने से प्रभावित होकर प्रवार गुहिका के फर्श का बार बार नीचे गिरना और ऊपर उठना। दूसरा, कंकत क्लोम की पटलिकाओं पर स्थित पक्षमावों की स्पंदन क्रिया। इन दोनों से लगातार पानी प्रभावित होता रहता है और जलीय श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। अब बात करते हैं वायवीय श्वसन क्रिया, एरियल रेस्पिरेशन। इस प्रकार का श्वसन जल के अंदर रहते हुए तथा जल के बाहर स्थल दोनों दशाओं में हो सकता है। जब जल के अंदर रहते हुए घोंघा जल की सतह के निकट आकर अपनी बाईं कंदरापाली को एक नली के समान संरचना बनाकर जल से बाहर निकाल देता है, जिसे साइफन कहते हैं। साइफन का छिद्र जल की सतह के ऊपर निकल रहता है। इसके द्वारा वायु फुफ्फुस छिद्र पल्मोनरी अपर्चर से होकर फुफ्फुस कोश में प्रवेश करती है और अंदर प्रवेश करने के बाद वायु इसी मार्ग से बाहर भी निकलती है। अतः वायु कोश के अंदर प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की क्रिया को क्रमिक रूप से बनाए रखने के लिए पल्मोनरी कोश बारी बारी से प्रसारित एवं संकुचित होता रहता है। इस प्रक्रिया में एपिटीनिया ऊपर उठकर प्रवार भित्ति को दबा देती है और वायु कोश को क्लोम कक्ष में नहीं जाने देती है। तो यह वायवीय श्वसन के लिए है। तो आप ये देख रहे हो, ये बाईं न्यूकल पाली है, ये दाईं न्यूकल पाली है। बाईं न्यूकल पाली में पूरा पल्मोनरी चैम्बर होता है, पल्मोनरी सैक होता है, जिसमें से ये साइफन है यानी ये नली है, ये ऊपर तरफ निकल गई और इसमें से हवा अंदर जा रही है और ये हवा अंदर जाते हुए ये ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी सैक इनटू पल्मोनरी चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स, आपको जैसे पता है ब्लड वेसल्स का जाल बिछा हुआ है जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज हो जाती है। और ये नीचे हार्ट की चित्र दिखाई दे रहा है, ऑरिकल और वेंट्रिकल, ये पल्मोनरी सैक है। उसके पश्चात वापस गैसियस एक्सचेंज होने के पश्चात वापस ये गैस बाहर निकाल दी जाती है इसी रास्ते से। तो इस प्रकार से इसमें वायवीय श्वसन होता है। कभी कभी जल की सतह साफ होती है तो साइफन छिद्र का तट फैलकर एक कीप के समान रचना बना लेता है, जिससे घोंघा अपनी ठीक स्थिति में बना रहता है। फुफ्फुस कोश की भित्ति में रुधिर वाहिकाएं एवं कोटरे साइनसेस होती है, जिसमें बहता हुआ रुधिर वायु से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड त्याग देता है। सामान्यतः पाइला में जलीय और वायवीय दोनों प्रकार के श्वसन एकांतरित रूप से होते हैं, परंतु उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार दोनों में से एक उपयुक्त विधि को ही अपनाया जाता है। जब घोंघे को एक जल स्रोत से दूसरे में जाने के लिए या अंडोत्सर्जन हेतु जल से बाहर स्थल पर यात्रा करनी होती है तो यह फुफ्फुसीय विधि द्वारा वायवीय श्वसन करता है, जिसमें बाईं कंदरापाली से साइफन का निर्माण न होकर यह केवल प्रसारित होती है। ग्रीष्म निष्क्रियता के समय बहुत ही कम सक्रिय होता है। इस अवस्था में इसका शरीर संपूर्ण कवच के अंदर सिकुड़कर कवच का मुख अपेक्षाकृत ओपरकुलम द्वारा कसकर बंद हो जाता है। अतः श्वसन क्रिया केवल उसी थोड़ी सी वायु द्वारा होती है जो फुफ्फुस कोश के अंदर बंद रहती है, यानी शीत निष्क्रियता में चला जाता है। अब आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है, पाइला वायवीय श्वसन तो अपने साइफन को ऊपर निकालते हुए किस प्रकार से साइफन को ये ऊपर जल से, ये जल का लेवल है, वाटर सरफेस दिखाई दे रही है, ये वाटर सरफेस है, ये पाइला है, ये ऊपर का कवच दिखाई दे रहा है। अब इसने यहाँ पर ये इसका सिर प्रवार है, सिर का भाग है पूरा, और इसमें बाईं न्यूकल पाली यानी बाईं कंधरापाली को एक साइफन की तरह नली की तरह बाहर निकाल लिया है और ये गैस को इससे अंदर ले रहा है। ये इसका फुट है जो प्रसारित हो रहा है। वापस ओपनिंग ऑफ साइफन दिख रहा है, सेल दिख रहा है। तो आपको केवल एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बाईं कंधरापाली से आता हुआ गैस पल्मोनरी चैम्बर में सैक में भर जाती है और फिर वापस इसी से बाहर
निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार पाइला के अंदर दो प्रकार का श्वसन क्रिया हुई। एक क्रिया है जलीय श्वसन, एक क्रिया है वायवीय श्वसन। जलीय क्रिया आपने समझ लिया अच्छी तरह कि जलीय क्रिया में पानी बाइन्यूक्ल पाली से प्रवेश करता है, जलीय कोशिका के पास से गुजरता हुआ दाइन्यूक्ल पाली में आता है, टीनिडियम के ऊपर होकर पास होता है, और टीनिडियम में बहुत सारी लीफलेट्स या पटलिकाएं लगी है जिनके अंदर एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स और इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स का जाल है, जिसमें होके रुधिर अनाक्षीकृत रुधिर अंदर आता है और पटलिकाओं में होके जब पानी गुजरता है तो अनाक्षीकृत रुधिर आक्षीकृत हो जाता है और वापस इफरेंट से बाहर निकल जाता है और हार्ट को चला जाता है। और इसी प्रकार से वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन दोनों प्रकार से हो सकता है। इसमें बाइन्यूक्ल पाली से एक लंबी नली साइफन की जैसे निकल रही है, इससे हवा अंदर जाती है और पल्मोनरी सेक के अंदर जाती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स का जाल है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है और वापस से वायु को बाहर निकाल दिया जाता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में यह श्वसन करता है, जलीय और वायवीय। धन्यवाद।